Hello, Namaste, welcome to our channel. Hello, so guys, today we are start a new topic that is SHM. तो ये बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे और इसके एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे किस टाइप से बीएससी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप सब जैसे कि जानते हैं कि हमारी बीएससी की स्कीम आ चुकी हैं, एमजेपी की वेबसाइट्स पे सारी स्कीम्स अवेलेबल हो गई हैं और मिड टर्म स्कीम भी रिवील हो जाएगी एक दो दिन में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप रिवीजन भी साथ साथ करते रहें और जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो हमारे टॉपिक पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं, तो आप लोग उसको चेक करते रहिए बीच बीच में और देखिए आपको जो जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर मैंने वीआईपी ऑलरेडी लिख दिया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन पे से ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का वो पूरा टॉपिक होता है। ठीक है, तो आपने मुझे लगता है कि पुराने लास्ट ईयर के पेपर्स या क्वेश्चंस बैंक आपने परचेज़ कर लिए होंगे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अच्छा मार्क्स के लिए। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो वो आपकी एक वीडियो जो आप पूरी देख रहे हैं, तो वो कंसेप्ट इनफ हो जाता है कि आप उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले आपको दो तीन बातें और जाननी पड़ेंगी, जैसे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, सबसे पहले आपको पीरियोडिक मोशन जानना है। व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन? सो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब भी कोई मोशन ऐसा हो जो आपको अपने पाथ को या अपने पाथ को क्या हो या पाथ को क्या करे, रिपीट करे, वो मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। किसी भी टाइम इंस्टेंट के बाद वो अपने पाथ को रिपीट करे, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, इसका अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू देखना चाहें तो इसका एक सन मतलब जो हमारी अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है राउंड शेप में, मतलब इलिप्टिकल पाथ में। तो वो कैसा है? पीरियोडिक मोशन है कि उसमें जो टाइम पीरियड है वो ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, तो वो एक पीरियोडिक मोशन है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम लिख सकते हैं द मोशन दैट repeats itself over and over again after रेगुलर। मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी याद रखें, और ये वैसे पूछने वाला बात नहीं है, ये आप 12th में पढ़ के आते हैं। 11th-12th का टॉपिक है ये, पीरियोडिक मोशन क्या है। तो पीरियोडिक मोशन एक ये भी एक इससे पहले जानना होता है क्या होता है पीरियोडिक मोशन। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे सन को हमने ये रख दिया और ये हमारी अर्थ है, तो इसके चक्कर लगा रही है, तो ये क्या कर रही है? पीरियोडिक मोशन कर रही है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आप एक राउंड सर्कुलर ग्राउंड में अगर एक राउंड मारते हैं तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। अगर आप उसमें हर बार टाइम इक्वल टाइम्स में राउंड ले रहे हैं तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, वो क्या है? अपना जो मोशन है उसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारी बात आती है कि चलो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हमें पढ़ना है एसएचएम। तो एसएचएम क्या है? ठीक है, तो एसएचएम के लिए पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए हम ऑसिलेटरी मोशन की साइड बढ़ते हैं। पहले हम ऑसिलेटरी मोशन जानते हैं। व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन? तो एसएचएम होता है, ये भी एक स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है। इसमें ऑसिलेशन होता है, लेकिन वो कुछ एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन होता है जिसको हम सिंपल रखते हैं बिल्कुल,
और ये जो वर्ड आया हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब यही होता है कि पीरियोडिक से हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि जो टाइम है, जितना भी मोशन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हार्मोनिक है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, आई होप। ओके, तो अगर हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिंपल, जो मोशन ऐसा हो जो अपने पाथ में वापिस हो रहा हो और वो क्या हो, एक ही मीन पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहा हो, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए पार्टिकल about a mean position. What is mean position? मीन पोजीशन क्या होती है? तो सबसे पहले मीन पोजीशन को जानते हैं। मीन पोजीशन ऐसा एक रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है जिसके थ्रू आप अपनी कैलकुलेशन को हैंडल कर रहे हैं, या फिर एक स्टेबल कंडीशन भी हो सकती है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा पार्टिकल है, वो क्या हो, उस पोजीशन पे क्या हो, स्टेबल हो। वहाँ पे जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या हो रहा है कि वो मिनिमम पोटेंशियल के उस केस में है, और अगर मैक्सिमम तो होगा तो क्या होगा, वो मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है, ओके। तो वहाँ पे क्या हो, अबाउट ए मीन पोजीशन, और इसको हम कह सकते हैं मीन पोजीशन और ए इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम से मतलब है जहाँ पे उसका क्या हो, स्टेबल कंडीशन हो। आप मेरी राइटिंग को समझ पा रहे हैं? ठीक है, पोजीशन। ठीक है, तो बेसिकली राइटिंग मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपके समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये तो आप राइटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसे टीचर्स को ढूंढिए जो कि ऑलरेडी यूट्यूब्स पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक, वो अपने पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ाते हैं, तो उसमें आपको अच्छी डेफिनेशन मिल जाती है, लेकिन उनका कोर्सेज पेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो कह सकते हैं द मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी, और क्या होता है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ओके। और इसको कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन भी कह सकते हैं इसको। जब आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो इसी का एक मेन टाइप आता है। चलो अब इसको ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया, सपोज कर लिया, अब इसको ध्यान से देखना, ये हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका कुछ मास है m, ये इसकी कुछ मीन पोजीशन है जिस पे रखा हुआ है। अब ये कुछ एज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये कुछ इस स्प्रिंग से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसको जब हमने फोर्स करके इस पोजीशन पे लेके आएंगे, इसको हमने उठा के यहाँ पे खींच लिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया इसकी पोजीशन पे, तो स्प्रिंग क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, और वो क्या होगा, उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा। जब रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, जब उसको रिलीज़ करेंगे तो वो अपनी वापस से मीन पोजीशन पे पहुंचेगी, और जब वो मीन पोजीशन पहुंचेगी तो उस समय पर उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो वापस और ज़्यादा कंप्रेशन दिखाएगा, उसमें क्या जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी। ऐसे ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं, या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये क्या हो गया, ऑसिलेशन की बात कर ली हमने। यहाँ पे भी टाइम क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर जितना टाइम यहाँ से ले रही है उतना टाइम इतने में यहाँ तक आने में उतना टाइम यूज़ होगा। लेकिन जब हम बात करें सिंपल हार्मोनिक की मोशन में, सिंपल हार्मोनिक उसमें नाम में ही क्या है, सिंपल है, तो इससे भी और ज़्यादा सिंपल होगा, जिसकी कैलकुलेशन और ज़्यादा सिंपल निकाल सकें। तो जितना ही पार्ट यहाँ पे पहुँचे ये, उतना ही पार्ट क्या हो जाए, पीछे की साइड बैक में पहुँचे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है,
तो क्या हो गया, ये बोथ साइड में क्या हो गई, दिस साइड एदर दिस साइड और एदर दिस साइड, बोथ साइड क्या हो गया, ये इक्वल इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, और ज़्यादा सिंपल हो गया। अब ये सिंपल हो गया तो इसको हम इजी वे में कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यही हमारा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो ये ऑसिलेटरी की डेफिनेशन आपको बता दी, उसमें बता दिया कैसे ऑसिलेटरी मोशन होता है। एक अगर हम एक बाउल ले लें इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का बाउल लें और यहाँ से अपनी एक बॉल को डिस्प्लेस कर दें यहाँ से, और तो वो यहाँ से वापस चढ़ के यहाँ पहुँच जाएगी, फिर वापस से यहाँ पे वापस आ जाएगी, तो ये क्या करने लगेगी, ऑसिलेट करने लगेगी। तो इसकी कुछ एक यहाँ पे मीन पोजीशन पे यहाँ पे कुछ एक क्या मिल जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर यहाँ पे ये रुकेगी, अगर ये रुकना चाहेगी तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, जब इसके जो ऑसिलेशन की जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट रुक जाएगी। तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहते हैं, या फिर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबिलिटी मिल गई हमें, यहाँ पे मिल गई हमें स्टेबिलिटी, स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, हमारे पास पोटेंशियल क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसकी हाइट से देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू मिनिमम। ठीक है, तो ये बात तो आपके समझ में आती है। अब जब हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो उसके लिए हम डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं अपना सिंपल हार्मोनिक। अगर कोई इसमें नोट्स बना रहा होता है अपने साथ साथ तो वो भी अच्छा रहता है सबके लिए। तो सिंपल हार्मोनिक SHM, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए पार्टिकल। आपको ये पेन अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये थोड़ी डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक की, जिसको आज आज हमें डिस्कस करना है। तो ए पार्टिकल परफॉर्म SHM परफॉर्म, 2 सेकेंड इसको कट करो। ये डेफिनेशन जो है मेरी थोड़ा मेरे खुद की साइड्स की डेफिनेशन है ये। तो ए पार्टिकल परफॉर्म, तो बेसिक क्या है, परफॉर्म पीरियोडिक मोशन, क्या करें, पीरियोडिक मोशन तो हो, लेकिन किस टाइप का, इन सच अ वे, किस टाइप का हो, सच अ वे डेट एनी इंस्टेंट, किसी भी अगर हम पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें तो एनी इंस्टेंट, तो यहाँ पे आपने इसको रख दिया, तो आपने यहाँ से लेकिन यहाँ तक फोर्स लगाने के लिए अपना फोर्स यूज़ करा, अब यहाँ पे स्टॉप हो गए, तो वो क्या, इसके पास क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा, वो वापस आएगा। तो वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में, लेकिन आपने डिस्प्लेस क्या किया था, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में की थी। अगर इसके थ्रू देखना चाहो तो इसके थ्रू भी आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर ये मास है, इसको आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो वेक्टर बना इस फॉर्म में, दैट इज आर वेक्टर, मतलब एक्स वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट से हुआ है। लेकिन जो फोर्स यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो उसकी डायरेक्शन होगी ये। तो आप बहुत ही सिंपल वे में देख पा रहे हैं, जो कि हमारा एक्स डायरेक्शन है और जो एफ डायरेक्शन है, बोथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब जो फोर्स है, सच डेट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो रीस्टोरिंग फोर्स हो, रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स हो एक्टिंग ऑन इट, जो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे, वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल हो। आपको समझा दिया मैंने कैसे प्रोपोर्शनल है।
टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जितना इसको डिस्प्लेस कर दोगे, या फिर यहाँ से समझो जितना इसको डिस्प्लेस कर दोगे उतना क्या होगा, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट हमने चूज़ की थी वो कहाँ थी, किसी एक मीन पोजीशन से थी, रेफरेंस पॉइंट से थे। तो वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन किसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है उसको ही हम मीन पोजीशन मानते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन एक मीन पोजीशन दोनों एक छोटा सा स्लाइड डिफरेंस होता है। हम मीन पोजीशन जो कहते हैं वो एक जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई भी एक पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है उसको भी कभी कभार मीन पोजीशन मान लिया जाता है। लेकिन जो हम जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो पोजीशन होगी जहाँ पे जो हमारे पास जो उसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा। वो क्या होगी, स्टेबल कंडीशन होगी। तो वो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ब्रियम पोजीशन, सही है। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दो या फिर एक कह सकते हो आप मीन पोजीशन, जिसको आप सिंपल कह रहे हो तो वो भी मैं लिख देता हूँ। ए फिक्स पॉइंट, मीन पोजीशन क्या होती है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ए फिक्स्ड पॉइंट। और वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, मैं उसके जो पाथ है उसमें होगा, इन द पाथ। और जो हमारा फोर्स था वो क्या था, एंड जो फोर्स था वो क्या था, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उस पॉइंट के। तो जो फोर्स है इज, तो सिंपल हम लिख सकते हैं इज ऑलवेज डायरेक्टली, या कह सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्टेड था पूरा, डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट पॉइंट। ये जो पॉइंट हमने चूज किया है इसके क्या है, डायरेक्टेड है, सही है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम। तो एसएचएम को जब वो और ज़्यादा सिंपल वे में कहें तो इसमें क्या होगी कि जो जो हमारा पाथ होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल पाथ होगा, हेरिकल नहीं होगा इसके अंदर, सही है। मतलब कोई पार्टिकल ये मूव आया, ऐसे करते करते आगे आया, ये क्या है, एक 2D पाथ है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सिंपल वन डायमेंशनल होगा। जैसे अगर हम किसी एक स्प्रिंग हुक्स लॉ को आपने पढ़ा हो तो आप समझ जाएंगे कि अगर हम स्प्रिंग को ऐसे टांग दें तो यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेशन इस टाइप का होता है कुछ। और ये स्प्रिंग को अगर हॉरिजॉन्टल रख लें स्प्रिंग को, तो ऐसा कुछ आपने एक पढ़ा होगा, ये रिजिड सपोर्ट से क्या है, अटैच है। तो ये भी एक क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल केस है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मास है ये इसी एक जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसी को फॉलो करेगा। तो आप पॉइंट करके डाल सकते हैं, यहाँ पे नोट करके डालिए, नोट करके लिख देना, द पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। और क्या होगा, वो ऑलवेज क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जो पार्टिकल हम मूव करेगा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे राइटिंग से तो ज़्यादा मतलब है नहीं। फिजिक्स के स्टूडेंट्स कहाँ राइटिंग को देख रहे हो आप, अगर देखना चाहो तो ये देखो, अगर हम बॉब बना दें ये और इसका मास m है, तो इसको अगर हम डिस्प्लेस कर दें तो एक नई पोजीशन पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया। तो इसमें क्या आ गया, एक डिस्प्लेसमेंट आ गया जिसको हम x से शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास, और इसमें कुछ एक एंगल प्रोड्यूस हो गया, आप देख पा रहे हैं, इस एंगल को हम थीटा लिखते हैं। ठीक है, और ये स्प्रिंग वाला केस लो तो स्प्रिंग वाले केस में भी ऐसे ही होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक स्प्रिंग का कुछ एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसमें के, और ये जो हमने वायर रखा है इसमें क्या होगी, एक टेंशन होगी टी।
बस इस बात को, छोटी छोटी बातों को याद रखना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ा डेरिवेशन की साइड चलते हैं। आप, मैंने बता दिया, तो आप इसको अगर हम नोट करना चाहें थोड़ा डेरिवेशन के थ्रू, अब इसकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जो कि पूछी जाती है, और उसी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बेसिक, एक बेसिक आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं, तो मैं फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि सपोज कर लो कि कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका मास m है, और उसकी किसी एक टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी v होगी, और उसी टाइम इंस्टेंट पे उसका एक्सीलरेशन a से हम नोट करें। तो अगर हम कोई एक पार्टिकल अगर हम चूज़ करें, तो हमने ये मान लिया कि ये एक बॉडी है जिसका मास m है, और ये एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कभी इधर जा रही है और तो कभी इधर जा रही है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है इसके थ्रू। और अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो हमने किसी एक इंस्टेंट टाइम पे यहाँ पे अगर इसको वेलोसिटी को चेक करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, तो उसको अगर हम v से दिखा दें तो आपको कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी v दिखा दें तो v इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हमने इसकी बी पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक्स डायरेक्शन में लिया है, तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी, इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स अपॉन वी टी। ये आप मैकेनिक्स के स्टूडेंट है, ये बात समझ गए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अगर इसी पॉइंट पर इसका किसी टाइम इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन देखा जाए, ये क्या है, अपने पास सिंपल मैकेनिक्स चल रही है, तो कोई इसमें इशू नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें एक्सीलरेशन को अगर देखा जाए तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, जिसकी बात हम करते हैं, तो वो क्या होगा, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। कोई बात नहीं, समझ में आता होगा। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी डेफिनेशन में आपको बताया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना हमने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है उसके अंदर। ठीक है, और जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट उसमें क्या है, निगेटिव साइन है, क्योंकि क्या है, अगर आप यहाँ से एक बॉब ये चूज़ करो, मैं बॉब का बार बार केस लेता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल रहता है चूज़ करने के लिए। तो ये एक हमने बॉब यहाँ पे बना दिया और इसको डिस्प्लेस करके यहाँ तक लिया है, और जब इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करके लिया है तो यहाँ पे इसका मास m है, तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, लेकिन ये एंगल वाला केस है, आपको सिर्फ इसका डिस्प्लेसमेंट से मैटर है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू देखो तो इसमें क्या होगा, ये एक्स डिस्टेंस पे मूव हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे इस पर क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, हम बात कर रहे हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की, जो ये खुद खुद बॉडी जो लगा रही होगी इस डायरेक्शन में वापस आने के लिए लगा रही है, वो क्या रीस्टोरिंग फोर्स है। तो उस रीस्टोरिंग फोर्स को अगर हम एफ से दिखा दें तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वापस इस डायरेक्शन में, दैट इज़ एफ। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो हमने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करी है वो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स आया वो वापस रिटर्न आया है, तो वो क्या होगा, उसमें निगेटिव साइन हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं अपने बेसिक जो हमने डेफिनेशन आपको पीछे लिखवाई है उसके थ्रू, दैट इज़ एफ इक्वल्स टू द एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज़ ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हुए हम लिख सकते हैं दैट इज़ एफ इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ पे क्या है, के क्या है, यहाँ पे हम के क्या है यहाँ पे, वेयर वेयर के इज़ एक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आप राइटिंग को मत जाइए, राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है, तो लेकिन पेपर में मैटर करती है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्या है, ये अपने पास फोर्स आ गया, ये डेफिनेशन के थ्रू इसका जो फोर्स आ गया ये आ गया। लेकिन इसी पॉइंट पे अगर मैं बात करना चाहूँ, इसी पॉइंट पे क्या किसी उसी टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन भी होगा, जिसको हमने इसके थ्रू दिखाया, ये एक्सप्रेशन के थ्रू हमने उसका एक्सीलरेशन दिखाया है। तो एक्सीलरेशन जब हमने दिखाया है और हमें एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग इसका कुछ मास भी है, और मास भी है, तो यहाँ पे ऑल्सो एक फोर्स इंड्यूस हो रहा होगा, जो क्या होगा, इस पॉइंट पे हम फोर्स, एक और फोर्स हम बता सकते हैं जो एक्सीलरेशन के थ्रू एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं इसमें। तो एक्सीलरेशन के थ्रू जब इसमें हम फोर्स लिख सकते हैं, तो आप जब एक्सीलरेशन के थ्रू उस फोर्स को लिखना चाहें तो उस एक्सीलरेशन के फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू दैट इज़ एम ए। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा हमने ऐसा क्यों लिख दिया। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पास एक्सीलरेशन पता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ उसी टाइम इंस्टेंट पे, जिस टाइम इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी निकाली थी, उसी टाइम इंस्टेंट पे उसी पोजीशन पे एक्सीलरेशन की वैल्यू डी अपॉन डी टी स्क्वायर है, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगाते हुए हम लिख सकते हैं, जो हमने फोर्स अभी रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है, ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर ये एक्सीलरेशन है, उसी डायरेक्शन के अंदर ये एक्सीलरेशन है, तो ये जो फोर्स है ये ऑल्सो किसके इक्वल होगा, रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा। तो न्यूटन्स का यहाँ थर्ड लॉ वैलिड हो गया। वैसे भी वैलिड है
क्योंकि हमने कौन सा फ्रेम लिया है, इनर्शियल फ्रेम लिया है, यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे, ठीक है। तो जब न्यूटन्स के लॉ वैलिड हैं तो हम लिख सकते हैं जो एफ इक्वस टू जो हमने अपना फोर्स जो पीछे लिया था डेट इज़ के माइनस का के, हमने माइनस पीछे लिखा नहीं, आप उसको इंक्लूड कर लेना, माइनस के एक्स, ठीक है, ओके। इतनी चीज़ समझ में आती है। जब हमने पीछे लिखा था ना एफ इक्वस टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स लगा लेना वहाँ पे, ठीक है, उसको एक्स को इंक्लूड करके माइनस को इंक्लूड करके लिखते हैं उसको, ठीक है, ओके। तो ये लिख सकते हैं। अब इसके थ्रू हम लिख सकते हैं एम ए इक्वस टू के एक्स माइनस के साइन के साथ, ओके, क्लियर टू ऑल, ओके। तो यहाँ से एम, अब डी एक्स की डायरेक्शन को हम लिखे जाएँ तो यहाँ से डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे के इक्वस टू एक्स लिखेंगे, ओके। अब यहाँ से ये आएगा एक्स डी टी स्क्वायर इक्वस टू, अब आप बहुत ही ध्यान से इसको एम को यहाँ पे ले आइए और इसको अपॉन में ले आइए तो यहाँ पे ये बन गया। अब ये आपको एक कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू दिख रहा होगा, मैं आपको बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, ठीक। तो यहाँ से क्या होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन दिख रही है। ये इक्वेशन क्या बताती है, बेसिक ये इक्वेशन है क्या, ये क्या है, डिपेंडेंसी शो कर रही है आपको किस 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 फॉर्म में, जो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें तो किसी टाइम इंस्टेंट पे कि उसका पार्टिकल किस जगह किस पोजीशन पे होगा हम बता सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। इसके सॉल्यूशन हम ले आएँ तो हम उस पार्टिकल्स की पूरा ट्रेजेक्ट्री और जो भी उसके पास मोमेंटम या वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हम बता सकते हैं। अगर हमें मोमेंटम पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जाने क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतनी बात जब आपके समझ में आ जाती है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन बेसिक हम इसको किससे रिमूव कर सकते हैं, हम इसको एक जब वो पार्टिकल है तो वो कुछ एक बॉब, अगर हमने बॉब वाला एग्जांपल लिया है तो उस केस में क्या होगा, इनफैक्ट उसी केस में हम बात करें तो उसी केस में क्या होगा, उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होगा, जिस जिस एंगुलर मोमेंटम से वो क्या हो रही है, एंगुलर मोमेंटम नहीं, उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो होगा लेकिन उसके लिए क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इसी पार्ट को हम इसको डिनोट करते हुए हम लिख देते हैं वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के एम, इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब इसको इससे रिप्लेस कर दोगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम कहते हैं मेन इक्वेशन, दैट इज डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गया। ये हमारे पास इस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये क्या शो कर रही है, बेसिक है क्या है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ये दोनों इक्वेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम होती हैं और ये बताती है क्या मतलब क्या, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड हो रहा है टाइम के ऊपर, कैसे डिपेंड हो रहा है टाइम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो ओमेगा है वो आपको मैंने बता दिया एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, सही है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ में आता है, ठीक है। अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो उस इक्वेशन को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसके दो मेथड हैं। देखो भाई, बुकों में तो दो तीन और भी मिल जाते हैं, जो आप स्टैंडर्ड बुक देखो जैसे कि DS माथुर है, वो भी एक स्टैंडर्ड बुक है, और यूनिवर्सिटी फिज़िक्स है, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी बुकें हैं। मैं आपको नाम तो बता दिए, तो अच्छी अच्छी बुकें काफ़ी सारी गिना दूंगा, लेकिन आपके 11th-12th की बुकों में भी मिल जाता है इसके बारे में, तो वही इनफ है आपका फर्स्ट सेमेस्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो इसका मेथड है अगर देखना चाहो तो अगर जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर अगर पढ़ रखा है तो वो वहाँ से एक टॉपिक, वो एक कंसेप्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट होता है, दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू ए ई, दैट इज़ अल्फ़ा टी। अगर हम एक्स को इससे रिप्लेस कर दें और फिर इसको सॉल्व करें, और तो यहाँ पे एक्चुअल में हमने यही क्यों लिया, एक प्रॉपर एक मेथड है
एक प्रॉपर एक मेथड होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मेथड सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अगर D2 है तो यहाँ पे क्या होंगी, दो दो इक्वेशन बनेंगी। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है ना? नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, जब इसकी पावर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें दो दो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, तो हमें उसका कंबाइंड रिजल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तो एक जनरल सॉल्यूशन देना पड़ेगा हमें। तो या तो इस मेथड से कर लो, या तो एक आपको इससे भी इजी मेथड बताता हूँ मैं, उससे भी हो जाएगा ये। चलो अब हम बात करते हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई थी वो हमारे पास जो पीछे हमने देखी वो इक्वेशन क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, उससे नहीं कर रहे, वो आपको हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि अभी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है अच्छे से। तो हम एक नया मेथड इस्तेमाल करते हैं इस पर। तो हम देखते हैं ये डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको यहीं रहने दें, और ये जो पार्ट है इसको अगर यहाँ पे ले आएँ तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसी पार्ट को हम थोड़ा सा चेंज करने, ट्रांसफॉर्म करना चाहें, अब इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म होगा ये। इस पार्ट को आप देख पा रहे हो, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे, मल्टीप्लाई बाय 2 dx अपॉन dt से अगर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। देखो भाई, राइटिंग पे मत जाना, समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको इनफ हो गया हो, और राइटिंग तो खैर अच्छों की अच्छी होती है, खैर कोई बात नहीं उसमें। तो ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशंस को देखो तो यहाँ पे बोथ साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2 dx अपॉन dt, और यहाँ पे एक ये ऑलरेडी लिखा जाएगा ऐसे dx अपॉन dt स्क्वायर, और बेसिक ये अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt और ओमेगा स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन बाहर। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा, तो आप ये मत सोचो कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करने में आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक मेथड है, अगर आपको इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, जब बोथ साइड इंटीग्रेशन लोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी, ये पूरा टर्म जो है, ये जो पूरी टर्म है इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो। अभी बताता हूँ उसको कैसे लिखेंगे, dt स्क्वायर, और इसकी जो पार्ट है इतना पार्ट, इसको 2 बाहर ले लो, और ये ओमेगा स्क्वायर भी बाहर, माइनस साइन बाहर, और ये जो पार्ट बचा इसको dt, और ये x ये आ गया। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जल्दी से बताओ। जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस साइन तो ये आ गया, और एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये 2 यहाँ था, इससे 2 से 2 कैंसिल, और इतना पार्ट को जब इंटीग्रेट करोगे तो एक प्रॉपर एक फॉर्म बन जाएगी। क्या फॉर्म बनेगी वो, डेट इज dx अपॉन dt का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपके, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया, जब इसके स्क्वायर को, अगर इसके स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमें वापस मिल जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यही फॉर्म वापस आ जाएगी जो इसके अंदर पार्ट है, तो इसका अगर इतने पार्ट का इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बचा हुआ पार्ट को पूरा देखा जाए तो हमारे पास dx अपॉन dt का होल स्क्वायर मिला है, और हमें क्या मिला है, और यहाँ पे माइनस ओमेगा एक्स, और यहाँ पे एक ऑल्सो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम दिखाएं तो ए से दिखा सकते हैं या सी से दिखा दो, बात आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे ए से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये हमने जो आपको बताया था ये क्या थी, वेलोसिटी थी ये बेसिक। ठीक है, तो वेलोसिटी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू ए। ठीक,
लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ओके, अब आप देख पा रहे हो अगर हम वेलोसिटी को मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं तो वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या हो, ज़ीरो हो। ये बात समझ में नहीं आई होगी, ऊपर से चली हुई होगी कि कहाँ पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो जब सॉरी हमें एक्सट्रीम पॉइंट पे मिनिमम देखनी है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगी, वो मिनिमम होगी। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जो मैक्सिमम उस पॉइंट पे होगी जहाँ पे हमने क्या हो, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, वहाँ पे क्या हो, वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगी। मतलब कि जहाँ मीन पोजीशन है वहाँ पे मीन पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वहाँ वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। अगर हम इसकी मिनिमम की बात करें तो अभी इसी फॉर्म में रखने ना, यहाँ पे इसको इक्वेशन बना दो, सेकेंड इक्वेशन है ये हमारी, और इसको भी एक इक्वेशन बना दो, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसके अगर हम मैक्सिमम और मिनिमा की बात करें, ये कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अब प्लस ए, देख सकते हैं ना, सिंपल। तो यही आया था पीछे। तो अगर इसकी हम मैक्सिमम की बात करें तो जहाँ पे क्या हो, एक्स की वैल्यू क्या हो मैक्सिमम के लिए, किसी एक पॉइंट होगा, तो हमने सपोज कर लिया कि किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो वो पॉइंट हमने मान लिया ए, मान लिया चलो, किसी ए पॉइंट पे यहाँ हमारे पास ये था, और इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, मैक्सिमम मान लिया यहाँ पे। या ऐसे बाउल बना लो, बाउल के केस में यहाँ पे मैक्सिमम है ये, और यहाँ से यहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ये मिनिमम होगी। तो एक्स की जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम मान लिया हमने, ए मान लिया। हमने पीछे एक्सीलरेशन को भी ए माना था, तो आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्टेंस को माना है अभी, एक्सीलरेशन को छोड़ो अभी। ठीक है, तो हमने इसको ए मान लिया, और ये हमने पास वेलोसिटी आ गई। तो आप देख पा रहे हो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो मिनिमम होगी तो वो होगी एक्चुअल में क्या, ज़ीरो होगी। समझ में आ रहा है, इनिशियल फेज़ में जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ए प्लस ए, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर ए। सही है, इसी वैल्यू को हम अपनी पीछे वाली इक्वेशन में पुट करें तो वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एक्स, ये प्लस में आई है वैल्यू तो ओमेगा ए, और यहाँ से आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा एक्स, इसका अंडर रूट कर दो तो क्या आएगा, दैट इज़ वेलोसिटी। सही है, सिंपल है। और वी को अगर कॉमन ले सकते हो आप तो वो बाहर आ जाएगा। सही है ना, सही है, सही है, समझ में आ रहा है गाइज। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करा था तो इंटीग्रेशन में स्क्वायर और था, वो मैं लगाना भूल गया, तो उसको लगा लेना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा, और बाकी टर्म तो सेम रहना है। और यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे बी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, और दैट इज़ ओमेगा, और हेयर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई। हमें तो क्या निकालना था, हमें एक्स की फॉर्म में निकालनी है, तो इसको डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी तो ये होती है अपनी, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ओके, सही है ना, देख लो एक बार चेक करके, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी। ठीक है, तो आप ओमेगा को एक साइड ले आइए, और ये बाकी जो एक्स वाली टर्म है इसको एक साइड ले आइए, तो इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, डी डी अपॉन डी एक्स अपॉन, और हेयर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये ओमेगा है तो ओमेगा डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल। ओके, और अगर हम इंटीग्रेट कर दें और ये डिफरेंशियलिटी का साइन हट जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल क्या आएगा, डी एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये सीधा फॉर्मूला है इसका, तो दैट इज़, इसका सीधा फॉर्मूला क्या है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंशिएशन, ये आता है ना 1 अपॉन अंडर रूट, तो ये इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक, तो जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आएगा, और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा टी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कह सकते हैं फाई, मान लेते हैं उसको, तो वो क्या है, फाई है।
ठीक, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो यहाँ से एक्स ए इक्वल्स टू, यहाँ से साइन इधर दे दो तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। और यहाँ से एक्स जो हमारे पास लास्ट बना, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यही हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसमें जो ए है ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं अपना, ठीक है। और ये ओमेगा क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। और टी जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंसी शो हो रही है, एक्स क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक। और फाइव हमारे पास क्या है, फेज कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ओके देन। तो अपनी इक्वेशन हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या बनी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो कोई परेशानी आ रही है आपको? नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, सही है। चलो, तो ये दिस इक्वेशन क्या शो कर रही है हमारे पास, ये इक्वेशन है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये बेसिक ये इक्वेशन बनी। तो इसमें आपको मैंने बता दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ये टाइम डिपेंडेंसी शो हो रही है, और ये क्या है, इनिशियल फेज़ है। और ये पूरा क्या है, फेज़ है। फेज़ एक एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो उसका ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं। तो आप इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये साइन का फंक्शन है, तो साइन का ग्राफ बनेगा सिंपल। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, सही है, ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो इसको ऐसे काउंट क्या है, ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो टी को इसको ऐसे रख लो, और ये पॉइंट ये पहुंच गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बना लेना, कंप्लीट कर लेना इसको। एक तो एक ही वो दिखा दिया मैंने, यहाँ पे एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, जहाँ पे क्या है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ओके। तो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इसको कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ए से शो करते हैं, ए से शो करते हैं। और ये भी हमारे पास क्या है, ये माइनस में है लेकिन है तो मैक्सिमम ही, इसको ए से शो करते हैं। माइनस क्या ए होगा, लेकिन बात वही है, हम सीधा मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और तो इनफ है इतना, ठीक है। तो इसका साइन का ग्राफ जैसे होता है वैसे ही इसका ग्राफ बनेगा। आपको मैं फेज़ बता रहा था, ये फेज़ क्या है, ये फेज़ इसी इसके लिए तो क्या है, ये अगर हम ऐसा साइन बना रहे हैं तो ये फेज़ क्या है, बेसिक। हाँ, अगर ये फेज़ की बात आ रही है तो इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम एक्चुअल होता क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर का अगर हम अपने ग्राफ्स को शो करना चाहें, तो एक डायग्राम को शो करना चाहें तो रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू शो कर सकते हैं हम। ऐसे एक सर्कुलर हम बना लें, और यहाँ से एक इनिशियल लाइन इसको रखें। तो यहाँ पे एक जो ओमेगा टी है उसको छोड़ो, और जो पूरा एंगल है उसको ले लो। तो ये पूरा एंगल तो ये हो गया, डेट इज़ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे कुछ एक मिलेगा, जहाँ पे क्या मिलेगा, ओमेगा टी। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, इतना पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा है, तो दैट इज़ आर फाइव। तो जो इतना पार्ट एक्स्ट्रा है ये इसके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे मतलब ये एक्स एक्सिस ये होगी, और ये हमारे पास क्या है, एक्स है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, आपको वो भी समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो खैर इतनी काफ़ी है, लेकिन पूछा नहीं जाता वो भी, फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था, ये हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास बेसिक इक्वेशन ये बन गई है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब क्या, अगर ये क्या है, हार्मोनिक मोशन है, मतलब पीरियोडिक मोशन है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा। अगर उस टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में आइए जानते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला अगर पता हो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास, टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम यूज़ हो रहा हो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, या टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एनी पार्टिकल टेकिंग टाइम, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम कितना हो, एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम यूज़ हो रहा हो उसको टाइम पीरियड कहते हैं, उसको कैपिटल टी से दिखाते हैं।
तो जब एक एक टाइम के लिए यूज़ हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सिंपल अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी ऊपर, ये हार्मोनिक मोशन है। तो टी टाइम के सपोज ये हमारे पास इनिशियल टाइम मतलब ये टाइम पीरियड है, तो इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर टी हमने लिखा है तो उसमें अगर ये ऐड कर दें तो क्या जाएगा, सेम ही रहेगी इक्वेशन, तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे अगर टी की वैल्यू में अगर ये ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेम रहेगी। तो ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस, हाँ ओमेगा टी, टी में क्या कर दिया हमने, कैपिटल टी ऐड कर दिया। तो इक्वेशन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ठीक है। इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उसके उसके टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इक्वेशन हार्मोनिक है, तो हार्मोनिक के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो टी टाइम हमने ऐड कर दिया। उस टी की अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो इस टी की अगर हम वैल्यू देखें तो कैसे निकालेंगे, तो एक्स के लिए जो हमने पीछे जो इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन को अगर देखें और दोनों को कंपेयर करना चाहें तो ये अगर ये इक्वेशन ये लिखी और एक इक्वेशन हमारे पास जो ये है इसको अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ओमेगा टी, और ये टी प्लस टी, और ये फाई, सही है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करना चाहें ऑन कंपेयरिंग, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो आपको एक सिंपल है कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो ए से एक ए कंपेयर कर रहे हो, और जो साइन का फंक्शन है उससे साइन कंपेयर करोगे। तो इस साले साइन को हम उसी दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बताओ भाई कैसे लिख सकते हैं इसको। अगर हम और किस फॉर्म में अगर देखना चाहें तो ये है, तो मतलब इनिशियल फेज से स्टार्ट होगा, सपोज कर लिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या होता है, ज़ीरो होता है और टू पाई होता है, ठीक है। अगर ये इतना पार्ट है तो ये क्या है, ज़ीरो से भी लिख सकते हैं और टू पाई से भी लिख सकते हैं, टू पाई में ऐड करके। तो इसी इसी पार्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं, टू पाई में ऐड कर दो इतना ही पार्ट, तो साइन हमारे पास सेम रहेगा। तो जब साइन सेम रहेगा तो इससे कंपेयर कर दो ना, इसे ओमेगा टी प्लस फाइव, जब इससे कंपेयर करोगे तो टू पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू डेट इज़ ओमेगा टी, और ये हमारे पास फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, और बाकी जो बचा हुआ टर्म है उसको आप देख लो, ये इससे कैंसिल, बचा हुआ क्या, टू पाई इक्वल्स टू बेसिक ओमेगा टी, जो टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू पाई अपॉन, ये जो है ये टू पाई अपॉन ओमेगा। तो ये जो कोई बताता नहीं है, लेकिन इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम यूज़ हुआ होगा उसके लिए ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और हमने जो पीछे इक्वेशन थी उसमें हमने ओमेगा को कुछ माना था, तो अगर उसकी फॉर्म में अगर देखना चाहें, जैसा कि हमने पीछे ओमेगा को हमने माना था, क्या माना था, दैट इज़ के अपॉन एम था, अंडर रूट के अपॉन एम, ओमेगा स्क्वायर था ना तो स्क्वायर वाली वहाँ पे ले आओ, तो अंडर रूट के अपॉन एम। तो यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो दैट इज़ नथिंग बट अपॉन में आएगा तो हमारे पास एम ऊपर पहुँचेगा और ये नीचे आएगा, तो दैट इज़ ये बन जाएगा। तो नोट कर लेना इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, लेकिन एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन वो कर रहा है या कर पाएगा, उसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वन अपॉन टाइम पीरियड। तो वन अपॉन टाइम पीरियड करेंगे तो क्या जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादातर हम कैसे दिखाते हैं, एन से भी दिखा देते हैं और कई कई जगह एफ से भी दिखाते हैं। तो दोनों फ्रीक्वेंसी को माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर फोर्स को भी एफ से दिखा देते हैं, लेकिन होता फोर्स को फ्रीक्वेंसी से भी दिखाते हैं, मतलब फोर्स को एफ से दिखाते हैं तो वो फोर्स भी होता है और एफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। लेकिन अगर जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एन दिखाइए, सिंपल नंबर ऑफ टर्न पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो दैट इज़ वन अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा था, वो अपने पास आ रहा था दैट इज़ टू वन अपॉन टू पाई और ओमेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास दूसरी फॉर्म में वैल्यू आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, वन अपॉन टू पाई, और ये आएगा एम अपॉन के, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी मेन है ये भी, ठीक। तो यही है अपना, देख लो
जितना भी पार्ट है, अगर एनर्जी की बात करना चाहो तो एनर्जी की भी बात कर सकते हैं इसमें, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो एनर्जी के बाद में मैं बताऊँगा। तो आपके लिए एक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर ली है, तो एक बार आप देख लो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑन अदर साइड, किसी भी साइड में अगर मूव करे ऑन इट मीन पोजीशन से भी किसी भी साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और जो जो कि होता है सेम रहता है बोथ साइड में। किस केस में? एसएचएम के केस में दोनों साइड में क्या रहता है? सेम रहता है। तो इसको एक्स मैक्सिमम दिखाते हैं, उसको ए से मैंने शो किया है तो उसको ए रख दिया, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट टाइम होता है, दो स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम होता है इंटरवल। शॉर्टेस्ट इंटरवल होता है दो ऑसिलेशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बीच क्या हो वो रिपीट कर जाए, जो उसका मोशन है वो रिपीट कर जाए, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। डिनोट होता है ये टी से, ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन एज ए नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं या फिर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन आ रहे हैं वो उसको हम कहेंगे किसी भी पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी क्या है। इसको हमने एफ से दिखा दिया, और ये हम वी से भी दिखा देते हैं। वी यहाँ पे कौन सा वाला है, ठीक है। तो एन से भी दिखाते हैं इसको। काफ़ी बुकों में अलग अलग दे रखा होता है बेटा, तो बहुत ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में। तो आप फ्रीक्वेंसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम से निकाली है हमने, टाइम वाले फॉर्मूले से निकाला है, तो वही है। इसको पढ़ लो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फ्रीक्वेंसी से ऑब्टेन होती है, फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं टू पाई से, तो उससे इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? रेड पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और हम फेज़ की बात करते हैं। फेज़ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेज़ क्या होता है? फेज़ जितने पार्ट में वो वाइब्रेट कर रहा है किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे, कितना स्टेट, कौन सी स्टेट पे वो है, उसके रिगार्डिंग जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं फेज़। आप डेफिनेशन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा फेज़ एक्चुअल में है क्या। जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम फेज़ कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो बेसिक ये लेक्चर जो था हमारे पास एसएचएम की डेरिवेशन के ऊपर था, और हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। एनर्जी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 4-5 लेक्चर और आने हैं, जिसके हाथों हाथ हमारा जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चैनल पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैकेनिक्स का सारा सिलेबस आ जाएगा। एक मैराथन सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे एंड में, पेपर से 4-5 दिन पहले आप उसको ज्वाइन कर लेना। आपका पेपर टॉप क्लास होने वाला है, तो बहुत आसान पेपर आता है, ठीक है। थैंक यू।